अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वजिया गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ओरल कैविटी या फिर मुंह का कैंसर। याद रहे कि मोस्ट कॉमनली जो एक इंडिविजुअल प्रेजेंट करता है हेड एंड नेक के कैंसर्स के साथ, वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करता है विद द नेक नोड या फिर गर्दन में, जैसे आम जुबान में कहा जाता है कि गर्दन में किसी किस्म की कोई स्वेलिंग हो गई है या सूजन हो गई है। ये स्वेलिंग या सूजन जो है वो अचानक से डेवलप करती है और ये मोस्ट कॉमनली पेनलेस होती है। इसमें किसी भी किस्म का मरीज़ को कोई दर्द नहीं होता और ये इजीली मोबाइल भी हो सकती है। और या फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि ये गर्दन की जो नीचे इम्पॉर्टेंट अज़ा हैं उनके साथ चिपकी हुई हो। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट करवाया जाता है वो बायोप्सी, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के बाद पेशेंट की बायोप्सी करवाई जाती है और फिर उस पे देखा जाता है कि हेड एंड नेक में से कौन सी साइड का ये किस किस्म का कैंसर है। तो आज हम बात करेंगे ओरल कैविटी यानी कि मुंह के कैंसर्स की। मुंह के कैंसर किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम 30 to 70 और अबव ईयर्स। और इसके मोस्ट कॉमनली इसका जो रिस्क फैक्टर है वो यही है कि अगर एक इंडिविजुअल तंबाकू यूज़ करे या फिर नस्वार रखे या फिर पाइप का इस्तेमाल करे, सिगरेट नोशी करे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स में से आते हैं। अब अमूमन देखा गया है कि मोस्टली जो इंडिविजुअल्स, जो लोग नस्वार रखते हैं, उनमें बकल म्यूकोज़ा का कैंसर बहुत कॉमन है। अब ये होता क्यों है कि जो ओरल कैविटी के अराउंड जो एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो जाती है। जब ये प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो जाए बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस फ्रिक्शन, जो नस्वार मुंह के अंदर रखी जा रही है, अगर उसकी वजह से जो एक प्रोटेक्टिव लेयर मुंह के इर्द गिर्द है कुदरती तौर पे, वो जब ख़त्म हो जाती है तो फिर नीचे जो नॉर्मल सेल्स हैं स्किन के, वो आना शुरू हो जाते हैं। जब ये नॉर्मल सेल स्किन के आना शुरू हो जाएं तो फिर जब ये नॉर्मल सेल स्किन के आना शुरू हो जाए तो उनके ऊपर की जो लेयर ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो अपनी जगह लेना शुरू कर देते हैं। जब एबनॉर्मल सेल्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस ना हो तो फिर ये रैपिडली ग्रो करते हैं, हैपहैज़र्ड वे में ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर या फिर कैंसर के इम्कानात होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब एडवांस केसेस में ये भी देखा गया है कि जब ये कैंसर, जब मरीज़ इग्नोर करते हैं और ये इसे वो डिनायल फेज़ में हो अगर, और वो ये कहें कि नहीं हमें कैंसर तो नहीं हो सकता, तो फिर जो हमारी ये जॉ बोन है तो इसकी हड्डी तक भी वो कैंसर अप्रोच कर जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ की एक सुराख बन जाता है और मुंह में मरीज़ जो भी खाता पीता है तो वो वहाँ से उस सुराख के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा ये कि जो ओरल कैविटी के कैंसर्स हैं वो ना सिर्फ मुंह में बल्कि उनकी वजह से बहुत से लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक पे लिम्फेटिक ड्रेनेज, एक्सटेंसिव लिम्फेटिक ड्रेनेज है जिसे फर्दर डिवाइड किया गया हुआ है। नोड, डिफरेंट लेवल ऑफ नोड्स हैं। इन नोड्स को अकॉर्डिंगली जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ हर नोड का डिफरेंट एक लेवल है, हर रीजन का एक डिफरेंट लेवल है। सो मोस्ट कॉमनली जो ओरल कैविटी में नोड्स देखे जाते हैं वो लेवल 3, 4 एंड 5 देखे गए हैं, अलॉन्ग विद लेवल 2 and 1B। लेकिन 2 and 1B आर रेयर, सिमिलरली लेवल 5C आर ऑल्सो वेरी रेयर। सो इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि अगर एक पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है ओरल कैविटी के कैंसर के साथ तो उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाए। पेशेंट की काउंसलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पेशेंट इम्पॉर्टेंटली
अच्छी तरह से काउंसल होगा तो वो अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ आ जाता है। जब अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली ट्रीटमेंट हो तो फिर सर्वाइवल के चांसेस उस कदर ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर समटाइम्स इससे होता है कि मरीज़ आके कंप्लेन करते हैं कि हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन हमें ओरल कैविटी का कैंसर हो गया, तो उसका सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ डेंटल एक्सट्रैक्शन, या फिर कोई दांत का कोई प्रोसीजर हुआ है, या फिर दांत कॉन्टिन्यूसली इरिटेट कर रहा है। जिस दांत की इरिटेशन की वजह से जो लोअर म्यूकोज़ा है, दांत के नीचे का जो म्यूकोज़ा है, जो गम्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाए तो फिर वहाँ पे सेल्स की एक एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ट्यूमर जो है अपनी जगह लेना शुरू कर देता है और हैपेसिड सेल्स ग्रोथ प्रोसीड कर जाती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल्स एंड नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। उसके बाद फिर मोस्टली पेशेंट ओरल कैविटी की तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसका इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ओरल कैविटी के कैंसर्स का यही है कि सबसे पहले तो कंप्लीट पेशेंट की हिस्ट्री ली जाए, एग्जामिन किया जाए और फिर पेशेंट को अच्छी तरह से काउंसल किया जाए। जब पेशेंट की काउंसलिंग हो जाती है तो पेशेंट फिर इस फेज़ में आ जाता है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मुझे कैंसर हो गया है और अब मैं इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाऊँ, अदरवाइज़ इट कैन लीड टू इन एडवांस स्टेजेस। अब इसका ट्रीटमेंट यही है कि पहले हम सर्जिकल कंसल्टेशन ले लें और फिर उसके बाद फिर पेशेंट को रेडिएशन जो कि शुआओं की सूरत में मरीज़ को दी जाती हैं उसके लिए काउंसल करें। इसके साथ साथ एक डिपेंड करता है सर्जिकल हिस्टोपैथ की रिपोर्ट पे। अगर तो हिस्टोपैथ रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट की कीमो बनती हो तो फिर उसमें कीमो शुआओं के साथ साथ कीमो भी लगाई जाती है मरीज़ को। लेकिन अगर कीमो की इंडिकेशन ना आए हिस्टोपैथ रिपोर्ट पे तो फिर सिर्फ शुआएं ही लगाई जाती हैं। और ओरल कैविटी के कैंसर्स का जो सर्वाइवल है वो फॉर द 5 years इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली फॉर स्टेज 1 इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80%, and similarly for stage 4 it is about 20%. So it is very important to early diagnose the patient, early examine the patient and receive early treatment to the patient, because early detection saves lives. So this is all about my presentation today. I hope you like my video. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.